हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारा भारतीय संविधान चल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों उसमें हम आज भाग 5 देखेंगे जो हमारा संघ से जुड़ा है। दोस्तों जो भाग 1 है और भाग 3 है जो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। भाग 4 है जो राज्य के नीति निषेध तत्व है। दोस्तों ये दोनों पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप उम्मीद करता हूँ आपने देख लिए होंगे। और दोस्तों आपने नहीं देखा है तो आप देख लिए, आपको वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को, कुछ समझने को मिल रहा होगा। और अगर किसी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा दोस्तों, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिए आज हमारा जो भाग 5 है दोस्तों उसको हम कंप्लीट करेंगे, जो कि भाग 5 152 से जो सॉरी दोस्तों 52 से 151 तक है, ठीक। जो कि संघ जिसको हम केंद्र बोलते हैं दोस्तों, जो केंद्र है हमारा संघ है, उसको दोस्तों हम पूरी तरह से देखने वाले हैं। दोस्तों जो आएगा 52 से 151 तक दोस्तों, जो हमारा भाग 5 है उसको दोस्तों हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक। दोस्तों इसमें जितने भी आते पद है, जैसे राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, हमारे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, हमारा केग हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, दोस्तों वह हम डीपली नहीं पढ़ पाएंगे यहाँ पर दोस्तों। उनको लेकर मैं एक एक वीडियो अलग बना दूंगा, तो वहाँ हम उनकी डिटेल से जानकारी लेंगे। दोस्तों यहाँ भाग है तो हम भाग के अनुसार जो आर्टिकल है, आर्टिकल में किस बात का जिक्र किया गया, उनके पद का, शक्तियों का, दोस्तों वही हम इसमें जिक्र करेंगे पूरी तरह से। दोस्तों हमको उनको जो डिटेल में, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहाँ उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों जो हमारा है 52 से 151 दोस्तों, सारे आर्टिकल को हमको कवर नहीं करना है। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ से हमको समझने की ज़रूरत है वहाँ ही दोस्तों हम कवर करेंगे। तो देखिए जो आर्टिकल 52 है दोस्तों, वह क्या कहता है कि हमारा एक संवैधानिक प्रमुख होगा। मतलब कि दोस्तों राष्ट्रपति के पद का जिक्र किया गया है कि हमारा एक संवैधानिक प्रमुख होगा। दोस्तों वास्तविक नहीं, वास्तविक तो प्रधानमंत्री होता है, जो कि हमको पता है कि सरकार प्रधानमंत्री की रहती है और जो भी कार्य होता है, जो भी एक्टिविटी होती है, वह प्रधानमंत्री उनके लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन दोस्तों जो संवैधानिक प्रमुख है वहाँ पर राष्ट्रपति को बताया गया, और राष्ट्रपति हमारा सर्वोच्च जो कि पद है, और जो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है, जो कि हम जानते हैं, और जो कि देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होते हैं, ठीक। ये दोस्तों यहाँ पर हमारा संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में बताया गया, जो कि अगर ऐसा आता है कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया, तो आर्टिकल 52 में किया गया, ठीक। आर्टिकल 53 में आते दोस्तों, इनकी शक्तियाँ बताई गई है, शक्तियाँ एवं यहाँ पर अगर देखें तो कार्य, ठीक। शक्तियाँ एवं कार्य बताए गए दोस्तों, मतलब कि इनके क्या क्या पावर रहेंगे। मैंने बताया कि हम यहाँ इनको डिटेल से नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो जो बेसिक है वो दोस्तों आपको बता देता हूँ। जितनी भी नियुक्तियाँ होती है दोस्तों बड़े बड़े पदों की, वो नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति ही करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, सभी राज्यों में जो राज्यपाल रहते हैं दोस्तों उनकी नियुक्ति, नियुक्ति से जितने भी जुड़े हैं दोस्तों वह सब राष्ट्रपति, क्योंकि सर्वोच्च वही है वो दोस्तों, तो वही सब कुछ करेंगे। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी वही होते हैं, जो कि आपातकालीन की स्थिति के दौरान जो निर्णय लेता है वो दोस्तों वह भी वही लेते हैं, ठीक। जो कि दोस्तों यूपीएससी में जो अखिल भारतीय सेवा है, जिसको ऑल इंडिया सर्विसेज बोलते हैं, जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस है, उनके पदों की नियुक्ति दोस्तों उनको चयन भी कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं दोस्तों। समस्त आप यूँ समझ लिए कि जो नियुक्तियाँ होती है, जो कि सभी मंत्रियों में, जैसे वित्त मंत्री हुआ, शिक्षा मंत्री हुआ, सभी मंत्रियों की जो कि नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन दोस्तों ये मन से कुछ नहीं करते। हम जानते हैं कि ये संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन वास्तविक प्रमुख नहीं है। वास्तविक प्रमुख हमारे देश में प्रधानमंत्री है, ठीक दोस्तों। तो ये उनके कहने पर ही करते हैं। अब दोस्तों आर्टिकल शक्ति कार्य आपको जब समझ में आ गया होगा। अब 54 में अगर देखिए दोस्तों, तो इनका निर्वाचन होता है, ठीक। निर्वाचन दोस्तों, निर्वाचन की पद्धति बताई गई। इनका निर्वाचन एकल संक्रमण अनुपातिक मत पद्धति द्वारा इनका दोस्तों निर्वाचन होता है, किनका, राष्ट्रपति का। दोस्तों ये पद्धति काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है, तो एकल संक्रमणी अनुपातिक मत पद्धति, ठीक दोस्तों, उसके द्वारा होता है। अब इनका निर्वाचन देखिए दोस्तों, अगर देखें तो इनका निर्वाचन राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा के जो चुने हुए सदस्य दोस्तों, आने वाले समय हम संसद के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम राज्यसभा और लोकसभा की डिटेल से जानकारी लेंगे। आज दोस्तों हम यहाँ शॉर्टकट में देख लेते हैं। राज्यसभा में दोस्तों अगर देखें तो 245 सदस्य होते हैं। 245 में 229
चुन कर आते हैं, है ना। और जो 13 सदस्य वो जो बाकी सदस्य जो बच रहे हैं दोस्तों, 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और जो 2 जो रहते मतलब जो बाकी 4 जो बच रहे हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। लेकिन दोस्तों जो पूर्ण रूप से जो 229 चुने हुए आते हैं और जो 543 जो लोकसभा से चुनकर आते हैं, वो दोस्तों वही क्या करते हैं कि राष्ट्रपति को चुन सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि राज्यसभा में 245 सदस्य है और लोकसभा में 545 है, लेकिन वो पूरे वोट नहीं डालते हैं दोस्तों, केवल चुने हुए वोट डालते हैं। तो यहाँ पर वोट डालते हैं राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, और जो कि सभी राज्यों में विधायक रहते हैं दोस्तों वह डालते हैं। तो जो सांसद और राज्यों में जो विधायक है वो मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन राज्यसभा के पूरे सदस्य वोट नहीं डालते हैं दोस्तों, केवल 229 डालते हैं जो चुने हुए होते हैं, जो निर्वाचित होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो 12 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो विशेष क्षेत्र में कोई अपना योगदान दिए होते हैं, उनको दोस्तों राष्ट्रपति डायरेक्ट मनोनीत करते हैं, डायरेक्ट चयन करते हैं राज्यसभा में। आपने देखा होगा एक समय कभी जो कि एक्ट्रेस है रेखा, कभी हेमा मालिनी, कभी सचिन जो कि सांसद हुआ करते थे, तो दोस्तों वही राष्ट्रपति उनको डायरेक्ट जो देश के लिए उन्होंने देश में अपना योगदान दिया होता है उनको दोस्तों चयन किया जाता है दोस्तों वही। और 4 केंद्र शासित प्रदेश से आते दोस्तों, ये चुने हुए नहीं होते तो ये वोट नहीं डालते हैं, ठीक। अब दोस्तों लोकसभा में अगर देखें तो आम चुनाव मतलब आम है वो, वहाँ पर हम सांसद को चुनते हैं, ठीक, तो वहीं जाते हैं। अब दोस्तों उनको चुनते 530 और 13 केंद्र शासित प्रदेश से आते, 2 एंग्लो इंडियन जिनको हम नहीं चुनते दोस्तों, वह नहीं। तो क्या है कि 543 वह और 229 ये, और अगर देखें तो सभी राज्यों के विधायक इनके मिलकर दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया उनके चुनाव से संबंधित। अब देखें दोस्तों, तो ये जो शपथ लेते हैं ये किनके सामने लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं दोस्तों, हमारे न्यायपालिका के जज, उनके सामने राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपनी शपथ लेते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अगर देखें तो आर्टिकल जो 61 है दोस्तों, यहाँ पर कर लेते हैं। आर्टिकल जो 61 है दोस्तों, उनके तहत ये क्या करते हैं कि उन पर क्या होता है कि महाभियोग लगाया जा सकता है। अब दोस्तों महाभियोग क्या होता है, देखिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ गलतियां करता है। अगर हमारे राष्ट्रपति भी कुछ ना कुछ गलती करते हैं, कुछ भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं जो देश के हित में नहीं है, तो इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। मतलब राज्यसभा लोकसभा किसी भी सदन से क्या होता है कि एक बिल बनाया जाता है और इनको नोटिस किया जाता है, और 14 दिन बाद क्या होता है, इनको बताया जाता है कि हम आपके खिलाफ महाभियोग लगा रहे हैं। तो फिर क्या होता है दोस्तों, वो पास हो जाता है लोकसभा राज्यसभा में, तो फिर इनको हटाया जा सकता है। इनको हटाने की पद्धति है दोस्तों महाभियोग, और कुछ नहीं है, ठीक। अब दोस्तों आर्टिकल ये हमने 61 देखा। 52 से 62 तक दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में ही है, लेकिन हमको सबको कवर नहीं करना, मैंने बताया जहाँ से क्वेश्चन बनते हम उनको ही कवर करेंगे, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति का खत्म होता है 63 में। अगर देखें दोस्तों तो उपराष्ट्रपति आते आर्टिकल 63 में, ठीक। ये दोस्तों हमारे उपराष्ट्रपति, जो कि दोस्तों उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद हमने यूएसए अमेरिका के संविधान से लिए हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ की जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है वो काफ़ी पावरफुल है। हमारे देश में केवल पद लिए, शक्तियाँ हमने वहाँ से नहीं लिए दोस्तों। शक्ति हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए, जो कि ब्रिटेन में दोस्तों राजा रानी और जो होते हैं, वहाँ की जो परंपरा है दोस्तों राजा रानी की, वो अभी भी रहती है। लेकिन राजा रानी केवल नाम मात्र के रहते हो दोस्तों, जो वहाँ का प्रधानमंत्री है वही सारी पावर रखता है। ऐसा ही दोस्तों हमने केवल पद यूएसए के संविधान से लिए, लेकिन पावर हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति केवल नाम मात्र के हमारे देश में। पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। तो वही दोस्तों जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति के सहयोग नहीं करते दोस्तों, ये अलग कार्य करते हैं। जो हमारी राज्यसभा उनके सभापति के रूप में कार्य करते हैं। आम भाषा में यूँ समझे दोस्तों कि जो राज्यसभा के सभापति है वही हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। दोनों बात मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों अगर देखें तो इनके पद का जिक्र किया गया है 64 में। अगर देखें दोस्तों तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते दोस्तों। मैंने अभी बात बताई, वही बात है कि राज्यसभा के सभापति जो कि दोस्तों लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, और जो राज्यसभा है हमारी वहाँ पर दोस्तों 2 सदन है ना, तो वहाँ पर जो होते हैं वो राज्यसभा में सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक दोस्तों, ये हमने देखा। अब दोस्तों अगर इसके बाद में अगर देखा जाए तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है, तो 63 में। उनका राज्यसभा के सभापति कब होते हैं वो, तो
64 आर्टिकल के तहत वो राज्यसभा के सभापति होते। अब दोस्तों इनका जो चुनाव है पूरे सदस्य, जो लोकसभा के पूरे सदस्य और राज्यसभा के पूरे सदस्य ही क्या करते हैं कि और उपराष्ट्रपति का चुनाव कर देते हैं दोस्तों, वहाँ पर विधायक की जरूरत नहीं होती। ठीक, अब दोस्तों एक और बात अगर इसमें देखें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वहाँ पर दोस्तों सबको वोट डालना होता है, जितने भी उम्मीदवार रहते हैं राष्ट्रपति के उनको वोट डालना होता है। हम आम चुनाव में क्या देखते हैं कि जिसको हमको वोट डालना है केवल उसको डालते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है राष्ट्रपति के चुनाव या उपराष्ट्रपति का जितने भी उम्मीदवार रहते हैं सबको डालना होता है। लेकिन दोस्तों उसमें देखा जाता है कि हमने पहले किसको चुना है, फिर सेकेंड किसको चुना है, थर्ड किसको चुना है, उसके आधार पर ही इनके जो कि नियुक्ति मतलब इनको चुना जाता है। ठीक, तो दोस्तों हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है उनको देखा। अब दोस्तों आगे हम चलें तो यहाँ पर आता है आर्टिकल 74 में दोस्तों अगर हम देखें तो मंत्रिपरिषद, जो कि हमारी मंत्रिपरिषद, अब दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो क्या करेंगे, उनको पूरे देश को चलाना है, पूरे देश को संभालना है, तो उनके लिए क्या होगा, कुछ व्यक्ति होने चाहिए ना उनकी सहायता के लिए, तो वही मंत्रिपरिषद को चुनी जाती है। लेकिन दोस्तों संविधान के अनुसार वास्तविक रूप में मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की होती है, जो कि हम जानते हैं। ठीक, तो दोस्तों वही यहाँ पर 74 में मंत्रिपरिषद का जिक्र यहाँ पर किया गया। अब आर्टिकल 75 में अगर देखें दोस्तों तो हमारे पीएम प्रधानमंत्री, जो मैंने शॉर्टकट में लिखा है, मैं बताता हूँ दोस्तों कि आप वर्ड पर कम ध्यान दीजिए, मतलब मैं जो समझाना चाहता हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए। तो प्रधानमंत्री के जो दोस्तों जो नियुक्ति होती है वो किसके मतलब आर्टिकल 75 के तहत होती है। ठीक, दोस्तों राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, जो कि 74 में मंत्रिपरिषद और 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अब दोस्तों राष्ट्रपति क्या किसी को भी प्रधानमंत्री चुन सकते हैं? जी हाँ, उनको पावर है, ये वो देश के संवैधानिक पद पर है दोस्तों, तो वह किसी को भी चुन सकते हैं, मतलब आम व्यक्ति को भी वो क्या है पीएम बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक शर्त है हमारे संविधान में कि क्या होगा, उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता हासिल करनी होगी, या और उसको फिर क्या है अपनी बहुमत हासिल करना होगा, चुनाव लड़ना होगा, चुनाव में जीत हासिल करनी होगी, और क्या होगा उसको वहाँ पर बहुमत भी हासिल करना होगा। कहाँ पर? लोकसभा में। क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति क्या है, एक व्यक्ति है, और राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को चुन लेता है। तो अब क्या है, हमारा देश है दोस्तों लोकतांत्रिक देश है। हम यहाँ क्या होता है, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, जो कि अब्राहम लिंकन साहब का आपने वो स्टेटमेंट वो याद आपको पता होगा कि जो राज है वो क्या है, जनता का है, जनता के लिए और जनता के द्वारा होता है। तो हमारे देश में सरकार चुनी जाती है, हर एक व्यक्ति चुने जाते बड़े पद पर, तो दोस्तों जनता के द्वारा चुने जाते। अब ये तो राष्ट्रपति ने डायरेक्ट चुन लिया, तो अब जनता को भी विश्वास होना चाहिए ना उस व्यक्ति पर, तो उसके लिए उसको जनता का विश्वास हासिल करना होगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति चुनने के बाद क्या होता है कि हम जो चुनते हैं उसी में से वो व्यक्ति जाता है, मतलब पावर तो ये राष्ट्रपति को उसी को भी चुन सकता है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर हमने 75 तक देख लिया है। अनुच्छेद 76 में जो आते हैं दोस्तों महान्यायवादी, अब ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों वकील होते हैं। मतलब क्या होता है कि सरकार के जो कि दोस्तों इन बड़े बड़े पद पर जो ये रहते हैं, अब ये सरकार चलाएंगे कैसे, तो इनको दोस्तों अब सरकार चलानी है तो संवैधानिक तरीके से कानूनी तरीके से चलेगी, तो इनको संवैधानिक सलाहकार दोस्तों कैसे चलाना है, इनकी सलाह देने के लिए दोस्तों एक पद होता है जिसको बोलते हैं महान्यायवादी, जिसको बोलते हैं एंटोनी जनरल। ठीक दोस्तों, ये वही रहते हैं। अब दोस्तों ये जो मुद्दा आता है सरकार का कोर्ट में जाने के लिए, तो दोस्तों वह माप भी जाते हैं। दोस्तों सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, सरकार का वकील होता है एक तरह से कह सकते हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 76 के अनुसार। दोस्तों ये जो पद आ रहे हैं मैंने आपको बताया भी है कि इनको हम डिटेल से कवर करेंगे। अभी हम भाग कर रहे हैं, तो दोस्तों भाग के अनुसार जो आर्टिकल आ रहे हैं उनके अनुसार डिस्कस कर रहे हैं। फिर हमको एक एक जो पद है दोस्तों बड़े बड़े, उनको दोस्तों हम डिटेल से करेंगे, जो कि अलग अलग वीडियो में लेकर आऊँगा दोस्तों वही है। लेकिन दोस्तों ये सलाह दे सकते हैं, बहुमत नहीं दे सकते। जैसे संसद, जैसे जो राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन में जा सकते हैं ये, लेकिन वहाँ कोई बिल है तो उस पर अपना बहुमत नहीं दे सकते, केवल सलाह दे सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में आते हैं जो आर्टिकल 78 है दोस्तों, प्रधानमंत्री के कर्तव्य को बताता है कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब देश में क्या ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और जो भी उनकी योजना है वो राष्ट्रपति को बताएं। ठीक, 79 में दोस्तों क्या है, संसद का जिक्र किया गया, जो कि हमारी पार्लियामेंट। ठीक, 80 में अगर देखें दोस्तों तो राज्यसभा का जिक्र किया गया, और 81 में अगर देखें तो लोकसभा का जिक्र यहाँ पर किया गया है। अब दोस्तों क्या है, इनको दोस्तों आप सीरियल वाइज याद रखिए। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। आम
तौर पर दोस्तों हम क्या करते हैं, लोकसभा को पहले बोलते हैं और राज्यसभा को बाद में बोलते हैं। अब दोस्तों इसमें हम कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे कि आर्टिकल 80 में क्या था, आर्टिकल 81 में क्या था। तो दोस्तों सीरियल वाइज आप याद रखें, 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। राज्यसभा दोस्तों स्थायी है, मतलब ये लगातार चलती रहती है, और लोकसभा अस्थायी दोस्तों, यहाँ पर जो हम चुनते हैं सांसद वो यहाँ पर जाते हैं। ये आम सभा है दोस्तों, लोकसभा जो नाम से ही पता चल रहा है, लोकसभा लोगों की सभा, हम जो चुनते हैं सांसद वो यहाँ पर जाते हैं, और जो राज्यों के द्वारा चुन कर आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। ठीक, ये अस्थायी है, मतलब यहाँ सरकार रहती है, तो दोस्तों 5 वर्ष बाद जाहिर है खाली होगा, ये खाली नहीं होती है दोस्तों, लगातार चलती रहती है। 1/3 सदस्य दोस्तों क्या होता है, 2 वर्ष बाद क्या होते हैं वो चले जाते हैं और फिर दूसरे आ जाते हैं। फिर 1/3 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है दोस्तों, 6 वर्ष का, इनका 5 वर्ष का होता है, जो कि दोस्तों इनको भी डिटेल से मैं लोकसभा राज्यसभा का वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें डिटेल से कवर करेंगे। तो देखिए क्या इसमें कि इसमें 1/3 सदस्य क्या होता है, 6 वर्ष उनका जैसे कार्यकाल खत्म होता है। जैसे कि अगर अपन देखते हैं अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, 2020 में 1/3 सदस्य आए हैं, फिर 2022 में आएंगे 1/3, फिर 2024 में आएंगे, 2026 जैसे आएगा दोस्तों, तो 2020 वाले जो है उनका 6 वर्ष का कार्यकाल हो गया, वो चले जाएंगे, फिर नए आ जाएंगे। फिर 2028 आया तो 2022 वाले जो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का हो गया, वो चले जाएंगे, फिर नए आ जाएंगे। 2030 आएगा तो फिर 24 वाले का कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो जाएगा, वो चले जाएंगे। मतलब जितने 1/3 जाते हैं और 1/3 वापस आ जाते हैं, 6 वर्ष तक दोस्तों इनका कार्यकाल रहता है दोस्तों। ये लोकसभा, और हम जो चुनते हैं सांसद वो यहाँ पर जाते हैं, राज्यों से चुनकर जो सांसद आते हैं वो यहाँ पर आते हैं। ठीक दोस्तों, हमने क्या सिद्धांत देखा। अब इसके बाद में दोस्तों जो महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है 85, लोकसभा विघटन की शक्ति किसके पास रहती है, तो हमारे राष्ट्रपति के पास। अगर उसको ऐसा लगता है तो पूरी लोकसभा को खंडित कर सकते हैं, पूरी लोकसभा को बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 85 के अनुसार। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण और आर्टिकल बचते हैं जिनको हमको कवर करना काफ़ी जरूरी है। देखिए आर्टिकल 100 दोस्तों ये क्या कहता है कि अगर बराबर होता है, जैसे कि कोई बहुमत है दोस्तों, कोई बिल है वो बराबर हुआ है, मतलब कि जो उसको लागू करने वाले वो भी इतने और नहीं लागू करने वाले भी इतने, तो फिर निर्णायक मत उसका निर्णय कैसे निकाला जाएगा दोस्तों। तो उसके लिए जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो निर्णायक बहुमत देता है, और जिधर वो देगा वो विधेयक पास हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर 105 में संसद को विशेष अधिकार है दोस्तों, कुछ खास अधिकार दिए गए हैं जो संसद के सदस्य उनको ही प्राप्त होते, दूसरों को प्राप्त नहीं होते। ठीक, आर्टिकल 105 तक दोस्तों हमने कर लिया है। अब आर्टिकल 108 में आते हैं दोस्तों संयुक्त सभा। यहाँ पर दोस्तों याद रखें संयुक्त सभा, जैसे कि कोई बिल है दोस्तों वो बस पूरी हो ही नहीं पा रही है, राज्यसभा में पास नहीं हो पा रहा है, राज्यसभा में होता है तो लोकसभा में नहीं हो पाता, लोकसभा में जाता है तो राज्यसभा में नहीं हो पाता। तो इसके लिए दोस्तों राष्ट्रपति फिर क्या करता है कि दोनों की संयुक्त सभा करता है, मतलब दोनों को साथ बिठाता है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य दोनों साथ बैठते हैं, और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, और फिर दोस्तों बहुमत निकाला जाता है। तो किसके तहत, आर्टिकल संयुक्त सभा किसके तहत होती है, तो आर्टिकल 108 के तहत। 110 में दोस्तों धन विधेयक है। ये दोस्तों विधेयक का भी टॉपिक क्या है मैं अलग से लेकर आऊँगा। धन विधेयक जो कि वो जितने भी विधेयक होते हैं, जितने प्रकार के कैसे पास होते हैं दोस्तों, उसको हम डिटेल से समझेंगे। अब 112 में दोस्तों बजट है जो कि हम जानते हैं। ठीक, 116 में लेखानुदान जो कि दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और 117 में दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर आता है 117 में जिक्र उसका क्या गया, वित्त विधेयक। ठीक, ये दोस्तों जो बेसिक से लोकसभा से जुड़े हुए, तो दोस्तों शुरू में हमने कार्यपालिका को देखा। कार्यपालिका दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, उनको दोस्तों संघ की कार्यपालिका बोला जाता है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका में दोस्तों हेड कौन होता है, न्यू संवैधानिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री होता है, जो कि हम जानते हैं। ठीक, दोस्तों हमने बेसिक सा देखा दोस्तों। इसके बाद में हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों अभी देखेंगे, और उसके बाद में केग को देखेंगे। तो दोस्तों आते हैं इसको रफ करने के बाद दोस्तों, अब हम सुप्रीम कोर्ट को और बाकी जो हमारा केग बच रहा है नियंत्रण मालिका परीक्षा, उसको देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 126, 123 के तहत दोस्तों जो राष्ट्रपति है
वो अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है देश के हित में जो उसको निर्णय लेना जरूरी है। अब दोस्तों वो लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, तो वहाँ बहस होगी, टाइम लगेगा और निर्णय लेना बहुत जरूरी है। तो 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, 124 से हमारे सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया, हमारी न्यायपालिका का जिक्र किया गया। तो 124 में न्यायपालिका का जिक्र है दोस्तों। ठीक, यहाँ पर 124 में जिक्र किया गया है। 131 में अगर देखें दोस्तों तो इसको कुछ आरंभिक अधिकार है, मतलब कि कुछ अधिकार दिए गए दोस्तों। हमारी न्यायपालिका है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो कि दोस्तों 3 अंग है दोस्तों हमारे, जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो दोस्तों ये सरकार एक तरह से मान सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर कार्य करती है, तो गवर्नमेंट ही हुई। तो दोस्तों इनको कुछ अधिकार दिए गए, कुछ मतलब पावर दी गई अपने, मतलब सुप्रीम कोर्ट के होने के नाते। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर 137 में अगर देखें तो पुनराविलोकन की शक्ति है दोस्तों। यहाँ पर पुनराविलोकन दोस्तों यहाँ याद रखेंगे। देखिए ये हमने देखा भी है कि हमने यूएसए के संविधान से लिया है। मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठते, व्यक्ति बैठते हैं हमारे जैसे। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि कोई निर्णय वो जल्दबाजी में ले ले, कुछ ऐसा डिसीजन ले ले जो देश के हित में ना हो, समाज के हित में ना हो, दोस्तों उस पर पुनः विचार कर सकते हैं वो आर्टिकल 137 के तहत। कुछ ऐसा उनको लगता है कि हमने जल्दबाजी में ले लिया, डिसीजन गलत ले लिया, तो दोस्तों उस पर फिर से विचार कर सकते हैं आर्टिकल 137 के तहत। 143 में दोस्तों अगर देखें तो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं वो दोस्तों। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति अगर कोई सलाह मांगे तो दोस्तों वह दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बात नहीं है। ये दोस्तों हमने न्यायपालिका से संबंधित देखा। अब दोस्तों हम केग, जिसको दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है दोस्तों, केग 148 से 151 के बीच केग का जिक्र किया गया है। कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ये दोस्तों क्या पद होता है, ये जो सरकार के खर्चे हैं, जो कि क्या कार्य कर रही है, कितना खर्च कर रही है, किस कार्य में, दोस्तों उनका क्या करता है कि पूरी तरह से देखभाल करता है, उनको कंट्रोल करता है। ठीक, लेकिन दोस्तों इनको पूरी तरह से पावर नहीं है, क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन का जो केग है वहाँ पर उनको वो निगरानी भी रखते हैं, और उनको लगता है कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो क्या कर सकते हैं, वित्त आयोग का भी मतलब पावर उनके पास रहती है। तो वह जैसे लगता है कि सरकार ज़्यादा खर्चा कर रही है तो वो क्या करते हैं कि फिर उसको कटौती कर देते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में केवल निगरानी रख सकते हैं और उनको केवल बता सकते हैं कि आप इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना ना करें। लेकिन दोस्तों जो कि वह उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि दोस्तों वित्त मंत्रालय का एक मंत्री जो कि सरकार का ही एक व्यक्ति होता है। ठीक दोस्तों, 148 में केग के पद का जिक्र किया गया है। ठीक, 149 में अगर देखें तो उनकी शक्तियाँ बताई गई दोस्तों, जो कि शक्तियाँ मैंने बता दी कि क्या करता है, सरकार के खर्चों की निगरानी रखता है और क्या कार्य किया है, क्या कार्य नहीं किया है, इसका लेखा जोखा रखता है और राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक, अब दोस्तों ये इसके बाद में दोस्तों इनका जो नियुक्ति है, सभी की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। मैंने बताया जो नियुक्ति संबंधित है जितने भी वो सब राष्ट्रपति करते हैं। अब दोस्तों इनकी 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, 65 वर्ष, 65 वर्ष की उम्र हो गई या 6 वर्ष, दोनों दोस्तों होते हैं पहले, इसके बाद इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण पद है जो कि संघ में रहते हैं, जो कि केंद्र में, दोस्तों मैंने बता दिए। इनको दोस्तों हमने आर्टिकल के अनुसार देखा। अब एक एक पद को दोस्तों हम अलग अलग वीडियो में भी कवर करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों हमारा भाग यहाँ पर 148 से 151 तक केग ही रहता है। तो दोस्तों हमारा भाग जो संघ है, हमारा केंद्र है, भाग 5 दोस्तों कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।